जेईई के इस प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं जो बोर्ड पर है। वीडियो पॉज करके देख लीजिए प्रॉब्लम, ये नीट पर्पज से ज़्यादा यूजफुल है। आप पहले प्रॉब्लम देख लीजिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम में ये यहाँ पर क्लोज्ड सर्किट है जो दिखाया गया है, और ये क्लोज्ड सर्किट में जैसे यहाँ बनाया गया आर्क, ये सब आर्क इक्वल एंगल्स बना रहे हैं सेंटर पर, और रेडियस जो है ये छोटे आर्क के लिए R1 है, और बड़े यहाँ पर बड़े रेडियस वाले आर्क के लिए रेडियस R2 है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पर एक चीज देख लीजिए कि यह जो करंट फ्लो हो रहा है क्लोज्ड पाथ से सेंटर पर, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और इस ऐसे जो बन रहे हैं इस सब के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। लेकिन ध्यान यहाँ देना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा यदि पूरा कंप्लीट रहता तो म्यू नॉट आई बाई 2r, यही ना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर मिलेगा। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ये टोटल यहाँ पर 4 आर्क्स दिखाई दे रहे हैं, और 4 आर्क्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो स्पष्ट दिख रहा है कि यह पूरे सर्कुलर पाथ का 1/8 है। इसमें ऐसे 8 आर्क्स, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, ऐसे 8 आर्क्स बनेंगे। तो एक आर्क के कारण, एक आर्क में जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वह मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, करंट का वैल्यू बाद में लिख देते हैं, इस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बाई 2r इसमें होगा। अब इसमें एक के कारण नहीं, ये म्यू नॉट आई बाई 2r टोटल के कारण होगा। एक के कारण देखेंगे तो यहाँ पर 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 8 पार्ट से बन रहे हैं, तो 8 इंटू 2r होगा। यहाँ टोटल 8 आर्क्स बन रहे हैं ना, तो 8 आर्क के कारण B मिल रहा है, तो 1 आर्क के कारण B अपॉन कितना होगा, 8 होगा। तो वही काम किए हैं, B जो होगा वो म्यू नॉट आई बाई 2r होगा, अब बाई 8 कर दिए हैं। तो ऐसे ऐसे 4 आर्क्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो इंटू 4 हो गया, प्लस यही सेम चीज इसके लिए भी करेंगे। यहाँ पर इसमें भी बाई 8 कर देंगे। म्यू नॉट आई, इसमें भी करंट का वैल्यू सेम है, बाई 8 इंटू 2। अब यहाँ पर R की जगह पर R1 ले लेंगे, और इसमें R की जगह पर क्या ले लेंगे, R2 ले लेंगे, और ये भी 4 है, ये 4 आर्क्स हैं, 1 2 3 4, तो एक R1 ले लेंगे, एक R2 ले लेंगे। यही मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर। अब वैल्यूज को पुट करना है यहाँ पर, तो म्यू नॉट का वैल्यू यहाँ पर म्यू नॉट आई सेम है 8 इंटू 2, तो यहाँ 4 से कैंसिल हो जाएगा ना, 4 2 जाएगा 8, यही सिचुएशन यहाँ होगा। तो यहाँ पर हम लोग म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 2, 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस यहाँ बचेगा 1 अपॉन R2। अब इसमें वैल्यू दिए हुए हैं R1 और R2 के, इसमें दिया हुआ है ये 0.12 मीटर है R2 का वैल्यू, और R1 का वैल्यू 0.08 मीटर है। वही वैल्यूज को पुट कर देंगे, म्यू नॉट का वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 आता ही है, इंटू करेंट का वैल्यू 10 एम्पियर है, अपॉन 4, और 1 अपॉन 0.08, यहाँ पर 0.08, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर -2, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं, प्लस 1/12 इसको भी लिख सकते हैं, 12 0.12 को 12 इंटू 10 पावर -2, और 10 टू द पावर -2 नीचे जो आ रहा है डिनोमिनेटर में वो कॉमन होके ऊपर 10 पावर +2 हो जाएगा, तो इंटू 10 पावर +2 हो गया। ठीक है, उधर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, 10 पावर +2 हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर 10 इंटू 10 टू द पावर, ये तो 10 करंट है, इंटू 10 टू द पावर 2 यहीं पर कर देते हैं,
तो ये दिख रहा है आपका कि ये वैल्यू आ जाएगा कितना 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन तो आप लोगों के लिए आसान है, कैलकुलेशन आप लोग कर दीजिएगा, छोड़ देते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया सेंटर पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन ए का आंसर हो गया। अब चल रहे हैं हम बी के लिए। बी में भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक बी क्वेश्चन क्या कह रहा है ये तो आप देख चुके हैं। यह जो क्लोज्ड पाथ है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और एक स्ट्रेट वायर से जो इनफाइनाइट लेंथ का है उससे करंट 10 एम्पियर उससे भी पास हो रहा है और उसको वो सेंटर से पास हो रहा है वो स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ का, और वो वर्टिकल है। ये हॉरिजॉन्टल है और वो है वर्टिकल। तो इसके कारण जो ये मैग्नेटिक फील्ड मिला है इसका डायरेक्शन देखने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए या डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं। करंट यदि ऐसे राइट हैंड से ही यूज करते हैं इसको भी। करंट यदि फ्लो हो रहा है जिस डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब रूल से अलग ये कैसे है ये ध्यान दीजिए। राइट हैंड थंब रूल में क्या है कि यदि हम करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड से पकड़ते हैं तो थंब हमारा करंट के डायरेक्शन में ओपन होगा तो ये फिंगर्स का कर्ल हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को शो करेगा। और इसके उल्टा ये दिया हुआ नहीं है बुक में, लेकिन उसके उल्टा यदि करंट क्लोज्ड पाथ में मूव कर रहा है, चाहे वो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हो, चाहे सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा हो, चाहे कॉइल में करंट फ्लो हो रहा हो, या कोई भी क्लोज्ड पाथ हो जो रेक्टेंगुलर भी हो, उससे कोई बहस नहीं है। करंट के डायरेक्शन में हम फिंगर्स को कर देंगे उसके ओपोजिट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। क्लोज्ड पाथ में जब करंट फ्लो होगा तो ये राइट हैंड से है, राइट हैंड ही करेंगे। करंट के डायरेक्शन में हम फिंगर्स को कर देंगे, तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कहाँ बता रहा है, सेंटर पर बार की ओर। ये अंदर बताएगा, ये क्लोज्ड पाथ के अंदर के लिए डायरेक्शन होगा, क्लोज्ड पाथ से बाहर डायरेक्शन उसके ओपोजिट होगा, ये ध्यान रखना। और क्लोज्ड पाथ के अंदर ये डायरेक्शन बताएगा, ये सेंटर पर कहें या कहीं भी कहें तो यही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो कहाँ है, तो ये वर्टिकली अपवार्ड होगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो वर्टिकली अपवार्ड होगा। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया हमें। अब हमें ये दूसरे क्वेश्चन, ये इसका ए का ही देखे थे। बी नंबर क्वेश्चन में स्ट्रेट वायर जो है वह वर्टिकल ही रखा गया है। करंट भी वर्टिकल डायरेक्शन में पास हो रहा है, चाहे वर्टिकली डाउनवर्ड का है चाहे वर्टिकली अपवर्ड का है, जो भी डायरेक्शन ले। तो उस सिचुएशन में यहाँ इसको मिटा दे पहले। बी नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ है। इस सिचुएशन में क्या होगा, जब करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो F इज इक्वल टू बी नंबर के लिए आई वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर b का इंटीग्रेशन होता है, आप लोगों को ध्यान होगा। अब इसमें dl और b, आई dl और b का डायरेक्शन क्या है, आई dl का डायरेक्शन भी वर्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ की ओर है, वर्टिकल है। तो दोनों के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, या 180 डिग्री होगा dl और b के बीच का एंगल। तो 180 डिग्री केस में भी यहाँ साइन थीटा आएगा तो 0 हो जाएगा, साइन 180 डिग्री 0, या साइन 0 डिग्री भी 0, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये 10 एम्पियर करंट उससे फ्लो हो रहा है। अब इसमें कह रहा है बी का ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो गया 0। अब सेकंड में व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्क AC। AC आर्क जो दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है AC आर्क पर कितना फोर्स लगेगा। तो यहां पर AC आर्क पर पूछा है एंड द स्ट्रेट सेगमेंट CD ड्यू टू करंट एट द सेंटर। तो यहाँ AC आर्क पर जो फोर्स देखना है हमें, वो किसके कारण देखना है, जो करंट स्ट्रेट वायर में फ्लो हो रहा है उसके कारण देखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिंग ऑन द आर्क AC एंड द स्ट्रेट करंट CD ड्यू टू द करंट एट द सेंटर। सेंटर पर जो स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण देखना है। तो ये देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेंटर पर जो करंट फ्लो हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे मिलेंगे ना,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर जैसे मिल रहे हैं वो डायरेक्शन AC का ही ना डायरेक्शन होगा, ऐसे ही ना मिलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन सेम हो गया, यहाँ भी करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो यहाँ भी तो फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी AC आर्क पर भी फोर्स नहीं लगेगा। अब कह रहा है CD ये दिया हुआ है, ये CD है, ये C है और यहाँ पर D, CD पर कितना फोर्स लगेगा। तो CD जो है वो सेंटर से जो रेडियस यहाँ बनेगा उसी से पास कर रहा है, यानी ये जो रेडियस होगा यही इसी के डायरेक्शन में CD है। तो जो करंट फ्लो हो रहा है वायर में, उसके कारण CD पर फोर्स देखने के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा स्ट्रेट वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, यानी वो CD के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो इस केस में फोर्स लगेगा और उन दोनों केसेस में जीरो हो गया। तो इस केस में फोर्स जो लगेगा यानी CD पर फोर्स लगेगा, वह फोर्स का वैल्यू हम लोग इसी फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। करंट कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वेरी कर रहा है, ये जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, करंट I बाहर हो गया, इंटीग्रेशन कर देंगे DL। तो DL यहाँ पर हम DL लेंथ का ले लेते हैं या DX लेंथ का ले लेते हैं यहाँ पर। तो I DX इंटू B, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट I, इसमें करंट, ये किसमें करंट है, ये करंट स्ट्रेट कंडक्टर का है और यह करंट फोर्स जो देख रहे हैं इसमें जो करंट CD में करंट फ्लो हो रहा है वो है, यानी यह कितना होगा 10 एम्पियर होगा, और संयोग से ये भी 10 एम्पियर दिया हुआ है, दोनों में 10 ही एम्पियर दिया, तो ये भी 10 ही होगा यहाँ पर। तो म्यू नॉट I 10 लिख देंगे यहाँ पर। अब बाई 2πd होता है ना स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 2πd होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ देखना है, हम यहाँ से यहाँ जो DX लेंथ का एक एलिमेंट लेते हैं इस पर, उसका DX लेंथ हम X एज्यूम कर लेते हैं, यानी सेंटर से DX लेंथ का जो ये CD में DX लेंथ का जो एलिमेंट बन रहा है, C यहाँ पर है बाबू, यहाँ पर, और D यहाँ पर, DX लेंथ का डिस्टेंस X एज्यूम कर लेते हैं, तो म्यू नॉट I अपॉन 2πx कर देंगे यहाँ पर, और DX लेंथ का एलिमेंट देख रहे हैं। अब एक चीज यहाँ ध्यान देखना है, यहाँ पर इसमें म्यू नॉट इंटू 10 अपॉन 2, ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 यहाँ पर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ DX बाई यहाँ पर पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DX अपॉन x log x होगा, ln x लिख देंगे, और लिमिट क्या लिखेंगे यहाँ पर ये ध्यान देना, लिमिट x का जो वैल्यू होगा वह मिनिमम कितना होगा, R1 की इक्वल होगा CD लेंथ के लिए, x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, और x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, R2 होगा, यानी इंटीग्रेशन यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक करेंगे, R1 टू R2 करेंगे, तो ln dx बाई x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, R1 से लेकर के R2 तक, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5 50 अपॉन पाई ln मतलब लॉग बेस ई, ln लिखे या लॉग बेस ई लिखे, हमको लगता है समझ रहे होंगे आप लोग, लॉग बेस ई, x का वैल्यू R2 रखेंगे, फिर माइनस साइन देखिए x का वैल्यू R1 रखेंगे, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा था, नीचे कर दी, लॉग R2 माइनस लॉग R1, यानी लॉग R2 अपॉन लॉग बाई R1 हो जाएगा, यही वैल्यू होगा। R2 का वैल्यू यहाँ दिख रहा है 0.12 मीटर है, और R1 का वैल्यू दिख रहा है 0.08 मीटर है। तो इस तरह से ये वैल्यू मिल जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू। क्या क्लियर होगा? हमको लगता है बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। अब एक चीज़ बता दें अपने बारे में, मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है JEE और नीट पर्पस से।
दोनों में ही हम स्पेशल बैच जो रखे हैं उसमें 1 महीना तक फ्री डेमो है, लेकिन 2 दिन शुरू में जो सैटरडे संडे को डेमो लेते हैं उसमें संडे वाला डेमो बड़ा लंबा हो सकता है, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो न्यू स्टूडेंट आएगा डेमो लेने के लिए जितना देर मन करे डेमो ले सकता है संडे वाला डेमो, और मंडे से क्लास में वो कंटिन्यू करेगा तो उसके बाद वो 1 महीना तक वो डेमो कर सकता है। और संडे वाले डेमो में वो या सैटरडे वाले डेमो में वो जेई और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जहाँ से मन करे क्वेश्चन पूछ सकता है, या कोई थ्योरी, कोई प्रॉब्लम, कोई डेरिवेशन जहाँ से मन करे वर्ल्ड के किसी बुक से या कोई भी कोचिंग के मॉड्यूल असाइनमेंट से, जो भी जहाँ से मन करे पूछ सकता है। और फिर क्लास में रनिंग क्लास के अकॉर्डिंग ही हम वो पूछ सकते हैं हमसे, क्लास में जो चैप्टर चल रहा होगा, जो टॉपिक चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग पूछ सकता है क्वेश्चन जहाँ से मन करे। ये बैच में जब मंडे से बैच ज्वाइन करेगा तब, और फी भेजना है 1 महीने के बाद, और हर महीने के बाद भेजना है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। उसमें एक और चीज़ स्पेशल बैच में है कि 20 से अधिक स्टूडेंट्स नहीं रखते हैं। जो बाकी जो ऑनलाइन कोचिंग है उसमें कई हज़ार, 20,000, 40,000, 80,000, लाखों स्टूडेंट्स होते हैं। वो मेरे पास स्पेशल बैच में मात्र 20 स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ऑडियो अनम्यूट रहता है, मतलब बंद नहीं रखना है, ऑडियो चालू रखना है, हमसे हरदम डिस्कस करते हुए हमसे डेमो लेना है। अब कोई स्टूडेंट यदि पार्टिकुलर आता है तो वो हम शुरू से पढ़ाना शुरू करेंगे, उससे पूछ करके डेमो देना शुरू करेंगे। वो स्टूडेंट्स जहाँ से वो जब देखेगा ऑडियो से बात करते रहेगा, समझते रहेगा, हर स्टेप को बोर्ड पर खड़ा होकर लिखते हैं, वो समझते रहेगा, हर स्टेप पर डिस्कस करते रहेगा, और वो कहेगा कि नहीं और डेप्थ में जाए तो डेप्थ में जाएंगे, कहेगा कि नहीं और आसान समझाए तो आसान समझाएंगे। बस उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जैसा मन करे, जैसा बात कर सकता है, डेप्थ का या आसान, जिस वे में समझना चाहे समझा सकते हैं। अब जेई का जहाँ से मन करे प्रॉब्लम पूछ सकता है, नीट का भी, एडवांस का और मेन का, दोनों का बात कर रहे हैं, और नीट का भी। रिपीटर बैच में हम व्यवस्था ये रखे हैं, जेई का रिपीटर बैच और नीट के रिपीटर बैच में, कि जेई के रिपीटर बैच में जो परसेंटाइल इस बार का बच्चों का आया है उसमें ध्यान रखते हैं जो ज़्यादा परसेंटाइल वाले बच्चे हैं पिछले ईयर में, वो उनका बैच एक साथ रखते हैं, और कम परसेंटाइल वाले बच्चों का बैच एक साथ रखते हैं। रिपीटर बैच में जेई की बात कर रहे हैं। नीट में भी ठीक ऐसा ही करते हैं, मार्क्स जो पिछले साल में जो ऑब्टेंड किए हैं बच्चे, उनका ज़्यादा मार्क्स वाले को एक साथ, कम मार्क्स वाले को एक साथ। इससे फ़ायदा ये होता है कि रिजल्ट दोनों बैच से हम दे पाते हैं। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए ना, डेमो करके देखिए तो अपने पता चल जाएगा। लेकिन डेमो में ये ध्यान रखना है, आप वेल प्रिपेयर होकर आइए, जहाँ से मन करे पूछिए, लेकिन यह बात ध्यान रखिए हमारी क्लास में वीडियो को या ऑडियो को अनम्यूट मत कीजिए, म्यूट मत कीजिए, अनम्यूट रखिए, और हमसे हरदम डिस्कस करते रहिए। जैसा आप डेमो लेना चाहेंगे वैसा हम डेमो दे सकते हैं, बस ऑडियो अनम्यूट नहीं करना है। मैसेज से हम जवाब नहीं दे पाएंगे, मैसेज आएगा, हम यहाँ समझा रहे हैं, आगे खड़ा होकर बोर्ड पर, और मैसेज आएगा स्क्रीन पर, उसको देखते देखते मैसेज डिलीट खत्म हो जाता है, क्योंकि हम समझाते रहते हैं, तो इसलिए मैसेज से हम नहीं बताएंगे। आप हमें ऑडियो अनम्यूट करके रखिए, बोलते रहिए कि नहीं और डेप्थ में जाएं, और डेप्थ में जाएं, या और इजी पढ़ाएं, हम जैसे कहेंगे पढ़ाएंगे, कोई इरिटेशन हमको नहीं होता है, जैसे मन करे आप डेमो ले सकते हैं। थैंक यू, आप डेमो लेके देखिए। थैंक यू।